this video, we're going to start with factors contributing to healing in psychotherapy. कौन से फैक्टर्स हैं जो साइकोथेरेपी में हीलिंग को इफेक्ट कर रहे हैं, वो contributing to healing, वो facilitating healing, कि psychotherapy is healing you. What are the factors that are affecting? हमने पढ़ लिया है कि साइकोथेरेपी ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और सेवरल फैक्टर्स होते हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं हीलिंग प्रोसेस को. कुछ ऑफ द सम ऑफ द फैक्टर्स आर एज फॉलो. अ मेजर फैक्टर इज द इन द हीलिंग इज अ टेक्निक अडॉप्टेड बाय द थेरेपिस्ट. मेजर जो फैक्टर है हीलिंग में, मेजर फैक्टर है हीलिंग में, वो आपका क्या है कि कौन सी टेक्निक आप अडॉप्ट कर रहे हैं, क्या वो टेक्निक ठीक है भी या नहीं है. टेक्निक अडॉप्टेड इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेम, कौन सी टेक्निक यूज की है, क्या आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो. इफ द बिहेवियरल सिस्टम एंड द सीबीटी स्कूल आर अडॉप्टेड टू हील एंड एक्शंस क्लाइंट, तो रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग लार्जली कंट्रीब्यूट करती है टू हीलिंग. क्यों? क्योंकि आपने सीबीटी में पढ़ा था कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में कि आप क्या करोगे. आपने मान लेते आपने बिहेवियरल सिस्टम उठा लिया एंग्शियस क्लाइंट के लिए, तो आप तीनों चीजों पे देख के चलते हो. आप उसकी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करते हो कैसे, रिलैक्सेशन प्रोसीजर से. सोशल एनवायरनमेंट चेंज करते हो कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग से. तो मान लेते हैं अगर आपने सीबीटी स्कूल, आपने बिहेवियरल सिस्टम उठाया एंड सीबीटी स्कूल उठाया किसी एंग्शियस क्लाइंट को हील करने के लिए, तो डिपेंड करता है कि आप बिहेवियरल सिस्टम इंप्लीमेंट कर पा रहे हो, आपके रिलैक्सेशन प्रोसीजर्स कितने इफेक्टिंग है और कॉग्निटिव स्ट्रक्चरिंग हो रही है या नहीं हो रही है. उसके बाद आता है द थेरेपेटिक अलायंस व्हिच इज फॉर्म्ड बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड द पेशेंट. वो अलायंस क्या है, क्या वो अलायंस हीलिंग है नेचर में, क्या वहाँ पर अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड आपको मिल रहा है, क्या वो अलायंस ट्रस्टिंग है, क्या वो कन्फाइडिंग है. दैट अलायंस which is formed between the therapist and the client has healing properties because of the regular availability of the therapist and the warmth and empathy provided by the therapist. तो उसकी ये healing properties affect उसकी ये healing properties affect and contribute to how effective your psychotherapy is going to be. As the at the outset of the therapy, जैसे ही थेरेपी आपकी स्टार्ट होती है, जो पेशेंट है, क्लाइंट है, वो उसको इंटरव्यू किया जाता है इनिशियल सेशंस में समझने के लिए कि प्रॉब्लम का नेचर कैसा है. वो अनबर्डन करता है अपने इमोशनल प्रोसेस, अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स को अनबर्डन करते हैं. मतलब कैथारसिस हो रहा है यहाँ पर. व्हाट इज कैथारसिस? when you're emotionally unburdening yourself. और देखिए अनबर्डनिंग मतलब आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स बता रहे हो कि ठीक है यहाँ यहाँ मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है, ऐसे ऐसे मुझे प्रॉब्लम्स आ रही है. तो यू आर एबल टू टेल योर प्रॉब्लम्स जब द एनवायरमेंट इज प्रोवाइडिंग यू वार्मथ, द एनवायरमेंट इज प्रोवाइडिंग यू अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड एंड यू हैव ट्रस्ट ऑन द साइकोलॉजी ऑन द थेरेपिस्ट, राइट. तो द इनिशियल सेशंस में ही इंटरव्यू होते हैं व्हेन द क्लाइंट अनबर्डन्स द इमोशनल प्रॉब्लम्स. वो अपना बर्डन कम करता है, अपनी प्रॉब्लम्स थेरेपिस्ट को बताता है. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कैथारसिस. और इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, हीलिंग होती है इन नेचर. द सेवरल नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स, बहुत सारे नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स होते हैं जो साइकोथेरेपी के साथ एसोसिएटेड होते हैं. इनमें से कुछ फैक्टर्स कौन से होंगे, आर एट्रीब्यूटेड टू पेशेंट क्लाइंट. देखो दो फैक्टर्स आ गए, एक क्या आ गया, पेशेंट क्लाइंट फैक्टर आ गया, और एक आ गया थेरेपिस्ट फैक्टर्स आ गया. क्या होते हैं अभी समझते हैं. फैक्टर्स आर कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स. क्यों? क्योंकि डिफरेंट सिस्टम ऑफ साइकोथेरेपीज में डिफरेंट है. दे अकर अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम ऑफ साइकोथेरेपी एंड अक्रॉस डिफरेंट क्लाइंट, पेशेंट एंड डिफरेंट थेरेपीज. नॉन स्पेसिफिक है मतलब ऐसे नहीं कि किसी एक साइकोथेरेपी में ही फैक्टर्स हो रहे हैं, बिहेवियरल में हो रहे हैं. थ्रू आउट अक्रॉस थेरेपीज, अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाइंट्स, पेशेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स जो जिससे वो सफर कर रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपिस्ट, ये फैक्टर्स एग्जिस्ट कर ही कर रहे हैं. ठीक है. अब जो क्लाइंट के फैक्टर्स हैं विच आर सोशल में एट्रीब्यूटेड टू क्लाइंट टू द पेशेंट आर मोटिवेशन फॉर चेंज. इज द पर्सन मोटिवेटेड फॉर चेंज, इज द पर्सन विलिंग टू ब्रिंग चेंज, एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंप्रूवमेंट टू द इंप्रूवमेंट, क्या वो उस ट्रीटमेंट से एक्सपेक्ट कर रहा है, किस लेवल की इंप्रूवमेंट पे एक्सपेक्ट कर रहा है. ये आ गया आपके पास क्या, पेशेंट वेरिएबल्स. अब उसके बाद आता है आपके पास नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स एट्रीब्यूटेड टू थेरेपिस्ट. थेरेपिस्ट में क्या हो गया, इज द थेरेपिस्ट पॉजिटिव इन नेचर, एब्सेंस ऑफ अनरिजॉल्व इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट. देखो अगर थेरेपिस्ट के अंदर ही, खुद के अंदर ही अनरिजॉल्व इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, देन हाउ विल ही डील विद द अदर पर्सन. कहीं ना कहीं प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए, stereotypes नहीं exist करने चाहिए, because this will affect the healing properties in the psychotherapy. Presence of good mental health, if the therapist has a good mental health then he'll be able to help you more effectively. ये क्या हो गया, आपके therapist variables हो गए. आपने क्या कर लिया, factors affecting to healing in psychotherapy. सबसे पहले आपने factor किया कि healing कौन सी आपने टेक्निक अडॉप्ट की है, हाउ इफेक्टिवली आर यू इम्प्लीमेंटिंग दैट. उसके बाद थेरेपेटिक अलायंस आपका कैसा है, क्या वो ट्रस्टिंग है, रेगुलरली क्या आपका थेरेपिस्ट अवेलेबल है, हाउ वार्मथ आपको कितनी मिल रही है. आउटसाइड ऑफ द थेरेपीज में क्या आपका कैथारसिस हो पा रहा है, कैथारसिस कितनी अच्छी तरीके से हो रहा है, कैथारसिस इज इमोशनल अनबर्डनिंग. उसके बाद आपने नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स देखे, कौन से नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स है साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड, और कौन से नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स हैं आपके किससे रिलेटेड, साइकोलॉजिस्ट कह रही हूँ, थेरेपिस्ट से रिलेटेड, और कौन से साइकोलॉजी नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स एट्रीब्यूटेड है आपके
क्लाइंट से रिलेटेड। अब आ जाते हैं एथिक्स इन साइकोथेरेपी। कौन सी एथिक्स है? कुछ एथिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमें चलना होता है एज अ थेरेपिस्ट, बिकॉज एज अ प्रोफेशनल साइकोथेरेपिस्ट आप उन एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। Informed consent needs to be taken. Consent of the person to get into psychotherapy. Consent of the person to be helped to become a part of the alliance, वो आपको लेनी चाहिए। Informed consent को आपको लेनी पड़ेगी। Confidentiality of the client. Client जो आपके साथ information share कर रहा है, it should be confidential. You cannot share that information. Alleviating personal stress and suffering should be the goal of all attempts to psychotherapy. Therapist जो भी कर रहा है, whatever actions he is taking, उसका गोल यही होना चाहिए कि उसको क्लाइंट का पर्सनल डिस्ट्रेस कम करना है और उसकी सफरिंग्स कम करनी है। इंटेग्रिटी ऑफ द प्रैक्टिशनर क्लाइंट रिलेशनशिप इज इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिशनर क्लाइंट रिलेशनशिप जो आपका अलायंस बन रहा है, उसकी इंटेग्रिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, ऑफ कोर्स यू आर सपोज टू respect the other person who has come to us seek help from you. Professional competence and skills are essential. Professionally you should be competent enough for to give therapy. देखो हमने जब characteristics पढ़े थे तो हमने ये चीज पढ़ी थी क्या, that you might do more harm unintentionally, then मतलब if you're not qualified for it, if you do, have not gotten, if you not got supervision, or if you do not have enough qualifications या फिर आप इतने qualified नहीं हो, then you should not give therapy, right? अगर आपने expert supervision के अंदर practical training नहीं लिया, then you should not give therapy, because you might do unintentionally, आप जितना भला कर सको उससे ज़्यादा आप harm कर देते हो। अब आते हैं अल्टरनेटिव थेरेपीज में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी इसमें छोटी छोटी चीज़ें और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। एंड देन विल डूइंग रिहेबिलिटेशन ऑफ द मेंटली इल, और इस वीडियो में हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आ जाते हैं अल्टरनेटिव थेरेपीज पे। अल्टरनेटिव थेरेपीज आर सो कॉल्ड बिकॉज देर अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट। मतलब देखो आप अपनी साइकोथेरेपी तो चला ही रहे हो, उसके साथ आप अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट दे सकते हो। अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट पॉसिबिलिटीज होती है तो कन्वेंशनल ड्रग ट्रीटमेंट और साइकोथेरेपी। कन्वेंशनल ड्रग ट्रीटमेंट क्या है? आपको मेडिसिन दी जा रही है, टैबलेट्स दी जा रही है, और क्या आपके पास साइकोथेरेपी है, तो कन्वेंशनली आप इन दोनों को फॉलो कर रहे हो। इससे अनकन्वेंशनल हो गए अल्टरनेटिवली आपके पास जो ट्रीटमेंट्स हैं विच कैन हेल्प यू विद द साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वो आप यहाँ पर बता रखे हैं। मेजर अल्टरनेटिव थेरेपीज में कौन सा आ गया आपके पास? योगा आ गया, मेडिटेशन आ गया, एक्यूपेंचर आ गया, हर्बल रेमेडीज आ गई, और बहुत सारी चीजें। पास्ट 25 ईयर्स में योगा एंड मेडिटेशन हैव गेन पॉपुलैरिटी एज मेंटल प्रोग्राम्स फॉर साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। अभी तक आपने जनरल बात पढ़ी है, बट अब जो आप इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे, फैक्ट्स पढ़ोगे, दीज आर इंपॉर्टेंट, यू हैव टू कीप देम इन योर माइंड। सारे नहीं याद करने, रटने नहीं बैठ जाना है, आ जाएंगी समझ। एज एल एक्सप्लेन टू, आई टेल यू कि क्या है इंपॉर्टेंट है। योगा एंशिएंट इंडियन टेक्निक है, डिटेल्ड विद अष्टांग योगा ऑफ पतंजलि योगा सूत्रस, ये आपको याद रखना पड़ेगा। योगा एज इट इज कॉमनली कॉल्ड टुडे either refers to only the asanas और बॉडी posture component और ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस या फिर प्राणायाम्स की बात की जा रही है। मतलब देर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ आसन्स है, बॉडी पोस्चर्स है, प्रैक्टिसेस हैं, प्राणायाम्स हैं, या फिर उनकी कोई कॉम्बिनेशन है, दैट इज योगा। मेडिटेशन में क्या है? जब आप फोकस कर रहे हो, जब आप अटेंशन को, ब्रेथ को फोकस, अपनी अटेंशन को फोकस करो अपनी ब्रेथ पर, किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी थॉट पे या किसी मंत्रा पे, दैट इज फोकसिंग। you're trying to focus yourself on some attention, or you're trying to focus or give attention to certain breath, object or thought। यहाँ पर क्या है? अटेंशन फोकस की जाती है। अब आ जाते हैं फैक्ट्स पे, यहाँ पे आ जाओ। विपासना मेडिटेशन, माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन भी जिसको कहा जाता है, कोई फिक्स्ड ऑब्जेक्ट नहीं है या किसी कोई थॉट नहीं है जिस पे आप अटेंशन दे रहे हो। द पर्सन पैसिवली, वो बस पैसिवली अपनी बॉडीली सेंसेशंस को ऑब्जर्व कर रहा है। हाउ ही इज ब्रीथिंग, how are his muscles moving, how is his heart beating, तो you are passively just observing the bodily sensations और जो thoughts आपके दिमाग में आ रहे हैं। किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड ऑब्जेक्ट के थॉट पर आप ध्यान नहीं दे रहे हो विपासना मेडिटेशन में। वट एवर इज कमिंग इन योर माइंड थ्रू आउट, ग्रेजुअली जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, यू आर पैसिवली ऑब्जर्विंग दैट, दिस इज विपासना मेडिटेशन। द रैपिड, देखो सुदर्शन क्रिया योजना, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। rapid breathing technique to induce hyperventilation as in सुदर्शन क्रिया योजना। देखो क्या हो रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पर? यहाँ पर रैपिड ब्रीदिंग टेक्निक्स हो रही हैं सुदर्शन क्रिया योगा में। सुदर्शन क्रिया योगा एस के वाई इज फाउंड टू बी अ बेनिफिशियल। रिस्क कम है, कॉस्ट कम है, ट्रीटमेंट और स्ट्रेस बहुत अच्छा आ रहा है। एंग्जाइटी या फिर पीटीएसडी,
पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसको भी वो हेल्प कर पा रहा है। डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस रिलेटेड मेडिकल इलनेस होगी, सब्सटेंस अब्यूज हो गया, रिहेबिलिटेशन हो गया क्रिमिनल ऑफेंडर्स का, उसमें भी सुदर्शन क्रिया योजना इज वेरी हेल्पफुल। इसमें दिस इज रैपिड ब्रीदिंग टेक्निक्स। एस के वाई हैज बीन यूज एज अ पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन टेक्निक टू एलिवेट पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में स्ट्रेस को एलिवेट करने में बहुत हेल्प करती है। योगा टेक्निक्स एनहेंस वेलबींग, मूड, अटेंशन, मेंटल फोकस, स्ट्रेस टॉलरेंस। स्ट्रेस की टॉलरेंस आपको बढ़ा रही है, मेंटल फोकस आपका फैसिलिटेट कर रही है, आपका मूड वेलबींग उसके बारे में बात कर रही है, आपकी अटेंशन स्पैन को बढ़ा रही है। प्रॉपर ट्रेनिंग बाय अ स्किल टीचर और या फिर 30 मिनट प्रैक्टिस हर दिन विल मैक्सिमाइज द बेनिफिट्स। रिसर्च जो यहाँ पर हुई है निमहंस में, निमहंस इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो अभी तक क्या क्या चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी तक यहाँ पे अष्टांग योगा, पतंजलि योगा सूत्रास पढ़ा, आपको वो पता होना चाहिए। विपासना मेडिटेशन आपको पता होनी चाहिए। सुदर्शन क्रिया योगा आपको पता होना चाहिए। सुदर्शन क्रिया योगा के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये क्या है। आपके पास पीटीएसडी, अब अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम पीटीएसडी, आप उसको कौन सी योगा टेक्निक सजेस्ट करोगे, देन दिस इज हाउ द क्वेश्चंस कम इनटू। यानी यहाँ पे पीटीएसडी की बात भी की गई है, देन द आंसर विल बी एसकेवाई सुदर्शन क्रिया योजना। फिर आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज निमहंस इंडिया। उसने दिखाया है कि जो सुदर्शन क्रिया योजना योगा है, इट रिड्यूसेस डिप्रेशन। गिव क्वेश्चन कैसे बन के आ सकता है, क्वेश्चन आपका ऐसे बन के आ सकता है, गिव वैलिड रीजंस या फिर सपोर्ट या फिर शो एविडेंसेस, हाउ कैन यू पुट फोर्थ द फैक्ट दैट सुदर्शन क्रिया योजना रिड्यूसेस डिप्रेशन। तो वहाँ पे पॉइंट बनता है कि रिसर्च जो निमहंस पे हुई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज। अगर मैं आंसर चेक कर रही हूँ, मेरे पास पहली लाइन ही आ जाती है, तो मैंने ऑलरेडी मार्क्स दे दिए हैं। फर्दर एल्कोहलिक पेशेंट्स जो हैं वो जो प्रैक्टिस करते हैं सुदर्शन क्रिया योगा, उन्होंने भी अपना, दे हैव सीन दैट दे हैव रिड्यूस डिप्रेशन, उनकी स्ट्रेस लेवल्स रिड्यूस हो गए, इनसोम्निया, नींद नहीं आ रही है आपको, इज ट्रीटेड विद योगा। योगा रिड्यूसेस द टाइम टू गो टू स्लीप एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्लीप, क्वालिटी ऑफ स्लीप भी इम्प्रूव कर रही है और द टाइम दैट टेकन टू गो टू द स्लीप भी इम्प्रूव हो रही है। आगे आपने क्या, अभी तक आपने तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट पढ़ी है। अष्टांग योगा ऑफ पतंजलि योगा सूत्रास, आपने फिर यहाँ पर क्या पढ़ा, आपने यहाँ पर विपासना मेडिटेशन पढ़ी, फिर आपने सुदर्शन क्रिया योगा पढ़ी, और आपने उसको देखा कि कैसे वो पीटीएसडी और इंसोम्निया की बात की आपने यहाँ पे, एंड आई थिंक यू टॉक्ड अबाउट ड्रग एडिक्ट्स ऑल्सो फॉर द अल्कोहलिक पेशेंट्स की भी यहाँ पे बात की गई। अब आते हैं कुंडालिनी योगा पे, क्या है, टॉट इन यूएसए में सिखाई जाती है, इज फाउंड टू बी इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। जो इंस्टीट्यूट है फॉर नॉन लीनियर साइंसेस, इन सब का नाम याद करने की जरूरत नहीं है, बट दिमाग में होना चाहिए कि ठीक है, अगर यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन आ जाता है जिसमें ये सब मेंशन है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक से पूछ रहा है। एक याद कर लो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया याद कर लो, सैन डिएगो, जो भी याद करना है, एक से कोई चीज याद कर लो। यूएसए हैज फाउंड कुंडलिनी योगा टू बी इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ कौन सी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। क्वेश्चन आ जाता है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में कौन सी योगा इज हेल्पफुल, लुक दिस इज इट। देखो यहीं पे आप कहीं ना कहीं फंस जाते हो, या फिर यहीं पे आप आगे निकल जाते हो किसी से, क्यों, क्योंकि आपने एफर्ट्स डाल के ये फैक्ट्स याद किए हो जाते हैं। इन्हीं फैक्ट्स में डिफरेंस बन जाता है बिटवीन यू एज अ टॉपर एंड यू एज एन एवरेज स्कोरर। कुंडलिनी योगा कंबाइन कर रही है प्राणायामा को, ब्रीदिंग टेक्निक्स को विद चांटिंग ऑफ मंत्रस। प्राणायाम कर रहे हो, ब्रीदिंग टेक्निक्स है, और मंत्र साथ साथ आप चैंट कर रहे हो। प्रिवेंशन ऑफ रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन बार बार ना आए, उसके एपिसोड्स बार बार ना आए, मे बी हेल्प विद माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन या फिर विपासना। आपने विपासना मेडिटेशन यहाँ से पढ़ी, या तो आप विपासना कर लो या फिर माइंडफुल मेडिटेशन कर लो, उससे यू विल बी the repeated episodes of depression can be reduced. जो ये meditation है, this helps the patient to process इमोशनल स्टिमुलाई बेटर एंड हेंस प्रिवेंट बायसेस इन प्रोसेसिंग ऑफ द स्टिमुलाई। स्टिमुलाई को प्रोसेस करने में हेल्प करता है, स्टिमुलाई का इमोशनल अंडरस्टैंडिंग बेटर आपको मिल रही होती है। तो दिस इज हाउ योगा एंड मेडिटेशन हेल्प्स यू। मैं फिर से बता रही हूँ बिकॉज दिस टॉपिक इज रियली इंपॉर्टेंट। आपने यहाँ पे क्या पढ़ना है, अपने विपासना मेडिटेशन याद रखनी है, अष्टांग योगा, पतंजलि योगा सूत्रास याद रखना है, तो दर्शन क्रिया योगा याद करनी है। फिर आपने यहाँ पे ये देखना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट था, निमहंस, जिसने शो किया कि स्काई जो है वो डिप्रेशन को कम करता है। फिर कुंडलिनी योगा आपने देखना है, यूएसए में बताई जाती है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में हेल्प करती है। कुंडलिनी योगा में क्या हो रहा है, प्राणायाम हो रही है, ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है, मंत्रास चैंट किए जा रहे हैं।
चलिए, रिहेबिलिटेशन ऑफ द मेंटली हिल को आप रिहेबिलिटेट क्या करोगे, मतलब हाउ विल यू रिहेबिलिटेट देम, हाउ विल यू हेल्प देम टू कंटिन्यू द डेली प्रोसेसेस ऑफ लाइफ, थ्रू आउट लाइफ नॉर्मल लिविंग वो कैसे जी पाए। तो बहुत सारी चीजें आएंगी, इसमें तीन चीजें आएंगी। देखो, द ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हैज टू कंपोनेंट्स, रिडक्शन ऑफ सिम्टम्स एंड इंप्रूविंग। देखो, जब आप साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट दे रहे हो तो दो कंपोनेंट्स कर रहे हो। एक तो आप रिड्यूस कर रहे हो सिम्टम्स को, और दूसरा आप इंप्रूव कर रहे हो लेवल ऑफ फंक्शनिंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ। दिस इज द टॉपिक। रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटल में आप क्या कर रहे हो, आप उस इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर रहे हो, लेवल ऑफ फंक्शनिंग को इम्प्रूव कर रहे हो। दिस इज इट। तो जब हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स करें तो हमें दो कंपोनेंट्स किए। हमने अभी तक पढ़ लिया कि हम सिम्टम्स को रिड्यूस कैसे करेंगे। हमने कहा कि भैया आपने डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज भी पढ़ ली, थेरेपीज के बाद आपने अल्टरनेटिव थेरेपीज भी पढ़ ली, अल्टरनेटिव टेक्निक्स भी आपने पढ़ ली। और उसके बाद अब हम यहाँ पे आप क्या पढ़ने आ गए, यहाँ पे आप पढ़ने आ गए कि आपने सिम्टम्स तो रिड्यूस कर दिए, अब हाउ विल यू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ हिज लाइफ। इन दिस केस अगर कोई माइल्ड डिसऑर्डर है, जैसे जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर या रिएक्टिव डिप्रेशन या फिर कोई फोबिया है, या फिर उसके आपने सिम्टम्स को रिडक्शन रिड्यूस कर दिए, इट इज एसोसिएटेड विद इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो, देखो समझो, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ ऐसे माइल्ड डिसऑर्डर्स होते हैं, मान लेते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर एग्जाम्पल दे रखा है। अगर आपके जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के जो सिम्टम्स हैं, ऐसे डिनोट कर रही हूँ मैं, सिम्टम्स हैं, अगर वो सिम्टम्स रिड्यूस हो जाते हैं तो हम ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि भैया उस इंसान की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो गई। एंजाइटी नहीं हो रही तो नाउ ही इज लिविंग अ गुड लाइफ। बट कुछ जो सीवियर डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें आप ऐसे नहीं कह सकते, जस्ट बिकॉज सिम्टम्स कम हुए हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं बेटर हो गई। ठीक है। देखो, दिस इन माइल्ड डिसऑर्डर्स में क्या है, आपकी प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रही है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा है, आपने कहीं ना कहीं यू हेल्प द पर्सन टू बेटरमेंट, तो दैट इज द सोल्यूशन फॉर इट। अपने आप में ही अगर सिम्टम्स अगर आपके कम हो गए तो अपने आप में ही क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी इंप्रूव हो गई है। बट अगर आप सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करो तो सिर्फ रिडक्शन ऑफ सिम्टम्स इज नॉट इनफ, आपको उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी, टू यू नीड टू हेल्प देम गेट बैक टू लाइफ ऑल्सो, बैक टू नॉर्मल फंक्शनिंग ऑल्सो। देखिए, पढ़ते हैं यहाँ से, पढ़ते हैं इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ हाउ इन केस ऑफ सेवरल मेंटल डिसऑर्डर्स सच एज स्किज़ोफ्रेनिया, बिजार, एक्सट्रीम सीवियर डिसऑर्डर्स की बात की जा रही है। स्किज़ोफ्रेनिया सिर्फ अगर आपके सिम्टम्स रिड्यूस हो गए इसका मतलब ये नहीं आपकी लाइफ की क्वालिटी इंप्रूव हो गई है। बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो नेगेटिव सिम्टम्स से सफर करते हैं, सच एज डिसइंटरेस्ट। अब दे डू नॉट हैव इनफ मोटिवेशन टू गो टू वर्क, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू वर्क, दे आर नॉट इंटरेस्टेड टू इंटरेक्ट विद पीपल। तो यहाँ पे रिहेबिलिटेशन पिक्चर में आती है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज जस्ट एज इंपॉर्टेंट एज रिडक्शन ऑफ सिम्टम्स इज रिक्वायर्ड टू हेल्प सच पेशेंट हेल्प बिकम सेल्फ सफिशिएंट। कैसे बनाओगे, द एम ऑफ रिहेबिलिटेशन इज टू एम्पावर द पेशेंट टू बिकम अ प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी। एम क्या है, टू मेक द पर्सन प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी टू द एक्सटेंट पॉसिबल। रिहेबिलिटेशन में आप क्या करोगे, पेशेंट को ऑक्यूपेशनल थेरेपी दोगे, सोशल स्किल ट्रेनिंग दोगे और वोकेशनल थेरेपी दोगे। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है, सोशल स्किल ट्रेनिंग क्या होती है, वोकेशनल थेरेपी क्या होती है, वी आर गोइंग टू डू दैट है। ठीक है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या होती है, जो पेशेंट है उसको ऐसी स्किल सिखाई जाएंगी जैसे कैंडल मेकिंग, पेपर बैग मेकिंग, वीविंग, ताकि उसको वर्क डिसिप्लिन बने। तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी विल डील यू टू हेल्प यू गेट इनटू एन ऑक्यूपेशन। देखो, दो चीजें हैं, एक तो है आपको जॉब मिल रही है, मान लेते हैं एक आपको जॉब मिल रही है, उसके लिए वो उसके लिए आपके पास डिफरेंट है, विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। गेटिंग अ जॉब इज डिफरेंट, और फिर उस जॉब में काम कर पाना, सस्टेन कर पाना, वर्क डिसिप्लिन बना पाना, क्योंकि हमने क्या बात की, दे हैव लैक ऑफ मोटिवेशन टू डू वर्क। तो टू इंक्रीज मोटिवेशन टू डू वर्क ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है। पेशेंट्स को ऐसी स्किल सिखाई जाएंगी जैसे कैंडल मेकिंग, पेपर बैग मेकिंग, वीविंग, ताकि उनमें वर्क डिसिप्लिन बन पाए। फिर सोशल स्किल ट्रेनिंग से क्या होगा, द पेशेंट विल डेवलप इंटरपर्सनल स्किल्स, इंटरपर्सनल स्किल्स वो डेवलप कर पाएगा ताकि वो किसी और से इंटरैक्ट कर पाए थ्रू रोल प्ले। मान लेते हैं टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू रोल ऑफ अ डॉक्टर, so you're going to talk to me like you're a doctor. I'm going to give you a role of a teacher. You're going to talk to me like you're a teacher. I'm going to give you a role of a painter, carpenter, or a sweeper, or whatever, or a helper, or a janitor. So you're going to talk to me like you are one of them. तो रोल पे से इंटरपर्सनल स्किल्स मैं आपके अंदर डाल रही हूँ। इमिटेशन, टू इमिटेट देम, आप मुझे इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हो। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव सिखाना है कि सोशल ग्रुप में वो इंसान को कैसे एक्ट करना है। कॉग्निटिव रीट्रेनिंग होगी टू इम्प्रूव द बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस। बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस हो गए वो अटेंशन के हो गए, मेमोरी के हो गए, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हो गए, ताकि द पर्सन इज एबल टू बी प्रोडक्टिव। देखो, कॉग्निटिव फंक्शंस आपके अगर बेटर हैं देन यू आर एबल टू कॉम्प्रीहेंड इन्फॉर्मेशन बेटर, एंड यू आर एबल टू नॉट जस्ट कॉम्प्रीहेंड इट, यू आर एबल टू गेट टू इट बेटर, राइट।
तो बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस आपके इंप्रूव हो रहे हैं, अटेंशन के, मेमोरी के, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस। जब पेशेंट ने इंप्रूव कर लिया है सफिशिएंटली तो वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। अब वोकेशनल ट्रेनिंग इज गिवन वेयर द पेशेंट इज हेल्प टू गेन स्किल्स नेसेसरी टू अंडरटेक प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। मैंने आपको क्या बताया कि जॉब लेने के लिए जो स्किल चाहिए दैट इज वोकेशनल ट्रेनिंग, जॉब सस्टेन करने के लिए जो स्किल चाहिए दैट इज ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग। Vocational training is to get you employment, to get you undertake productive employment. Occupational, after you getting an occupation, how do you sustain that? We have finally completed our chapter. It's been a great chapter. ठीक है, समरी पे अगर आ जाते हैं हम यहाँ पर, तो साइकोथेरेपी एक ट्रीटमेंट है जो हील करता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को। कोई होमोजेनियस ट्रीटमेंट नहीं है, हेट्रोजीनियस है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट मेथड्स है, अलग है। होमोजेनियस का मतलब होता है सिमिलर, यहाँ पे हेटेरोजेनियस का मतलब होता है डिफरेंट। देयर आर 400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपी, 400 डिफरेंट टाइप्स है साइकोथेरेपी के। साइको एनालिसिस, बिहेवियरल, कॉग्निटिव और ह्यूमनिस्टिक एक्जिस्टेंशियल आपने इस चैप्टर में पढ़ लिया, और इंपॉर्टेंट सिस्टम्स ऑफ साइकोथेरेपी। मेन स्कूल, अधिकतर मेन स्कूल विद इन ईच ऑफ द अबव सिस्टम्स। इंपॉर्टेंट कंपोनेंट साइकोथेरेपी का क्या है? क्लिनिकल फॉर्मुलेशन। क्लिनिकल फॉर्मुलेशन की देखो यहाँ पर डेफिनेशन दे रखी है, हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, वहां पर नहीं थी, बट आई टोल्ड यू क्लिनिकल फॉर्मुलेशन क्या होती है। व्हेन द क्लाइंट कम्स विद यू विद हिज प्रॉब्लम, तो आप उसका इंटरव्यू लेते हो, उसका सुनते हो, एंड देन यू फॉर्मुलेट देन हाउ दैट हैव टू हेल्प द पर्सन, कौन सा ट्रीटमेंट होगा, कौन सी थेरेपी होगी। क्लिनिकल फॉर्मुलेशन क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम एंड ट्रीटमेंट इन द फ्रेमवर्क ऑफ पर्टिकुलर थेरेपी। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ समरी। समरी में देखो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो सिर्फ समराइज नहीं कर रहा है, ये पूरी बुक में आपको कहीं नहीं दे रखा क्लिनिकल फॉर्मुलेशन। थेरेपेटिक अलायंस की अगर बात कर रहे हो, देखो क्लिनिकल फॉर्मुलेशन शब्द दे रखा है, एक्सप्लेन नहीं कर रखा। थेरेपेटिक अलायंस की अगर आप बात करें तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट। अभी रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए? थेरेपिस्ट पे ट्रस्ट होना चाहिए, थेरेपिस्ट के पास एम्पैथी होनी चाहिए क्लाइंट के लिए। अब उसके बाद आता है प्री डोमिनेंट मोड ऑफ साइकोथेरेपी फॉर अडल्ट। अडल्ट के लिए जो प्री डोमिनेंट मोड होता है साइकोथेरेपी का विद इन साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इज इंडिविजुअल साइकोथेरेपी। मतलब प्री डोमिनेट क्या कर रहा है, दैट देयर विल बी वन पर्सन बाय वन क्लाइंट एंड आई एज अ थेरेपिस्ट विल लिसन एंड मैं हेल्प हिम आउट। ग्रुप थेरेपी प्री डोमिनेट नहीं कर रही है, ग्रुप में थेरेपी यूजुअली नहीं दी जा सकते, दे सकते हैं बट यूजुअली नहीं दी जाती है। थेरेपिस्ट रिक्वायर्स टू बी प्रोफेशनली ट्रेन बिफोर एम्बार्किंग ऑन जर्नी ऑफ साइकोथेरेपी। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होनी चाहिए थेरेपी देने से पहले। अल्टरनेटिव थेरेपीज सच एज योगिक, मेडिटेटिव मेडिसिन, आप ये अल्टरनेटिव थेरेपीज की बात कर रहे हो, हैव बीन फाउंड टू बी इफेक्टिव इन ट्रीटिंग सर्टेन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटल हेल्थ के बारे में आपने बात की, इट इज एज नेसेसरी, इट इज वेरी नेसेसरी टू improve the quality of life once the active symptoms have reduced. We have finally completed our chapter, chapter number 5, and we are done with this chapter. That's all. Thank you so much. I hope आपको सब कुछ समझ आया।